जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस के एक और बेहतरीन सेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जड़ कहे जाने वाले चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार से है अधातु है। कार्बन एक प्रकार की अधातु है। कार्बन एक प्रकार की अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन एक अधातु है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसे कैपिटल सी से व्यक्त कर दिया, फिर इसका प्रतीक कैपिटल सी होता है। वही बात करें कि जो कार्बन है, कार्बन की उपस्थिति कहां पर कितनी है। तो साथियों, भूपर्पटी यानी जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर। तो जमीन के नीचे यानी भूपर्पटी में कितने प्रतिशत है, इसकी मात्रा होती है 0.02%। वही बात करें कि जो वायुमंडल में कितना, साथियों वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है 0.03%। देखिए, जो भूपर्पटी में किस रूप में पाया जाता है, भूपर्पटी में कार्बन पाया जाता है पेट्रोलियम और कोयला के रूप में। वही बात करें कि वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है, वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों, कार्बन हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। देखिए, कार्बन क्या है, तो कार्बन से कपड़े, दवाइयां, ईंधन, प्लास्टिक, शैम्पू, तेल, परफ्यूम यानी जितनी भी दैनिक जीवन उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, सभी कार्बन से मिलकर बनी होती है। सभी पेड़ पौधे, जंतु, सजीव एक प्रकार से क्या होते हैं, वो भी कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, जो नोट पॉइंट में क्या नोट पॉइंट हमारा कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन साथियों सब होते हैं कार्बन के अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं, तो कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं यौगिक, यानी कार्बन के एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से ये भी रूप है कार्बन का है। तो हीरा, हीरा भी एक प्रकार के कार्बन का ही रूप है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक प्रकार से क्या है, कार्बन का ही रूप है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया हीरा और ग्रेफाइट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, लेकिन एक प्रकार से वो भी क्या है, कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट भी। देखिए, जो हीरा होता है, हीरा एक प्रकार से क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। साथियों, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखिए, सुचालक क्यों होता है, तो इसका एक प्रकार से हम लोग समझते हैं कि इसमें बंध कौन कौन से होते हैं। साथियों, कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और चारों इलेक्ट्रॉन, जो ये हीरा वाला बंध है, हीरा के बॉन्ड में चारों इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से क्या होते हैं, यूज होते हैं। इस कंडीशन में चारों इलेक्ट्रॉन यूज होने के कारण ये होता है विद्युत का कुचालक। और वही बात करें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में एक प्रकार से क्या होता है, ग्रेफाइट में 3 कार्बन जो होते हैं वो तो यूज होते हैं, लेकिन एक कार्बन जो होता है साथियों, वो एक प्रकार से वीक वांडरवाल बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो साथियों, ये होते हैं कार्बन के अपर रूप। अब बात करते हैं कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं। साथियों, जो एक प्रकार से दिख रहा है परमाणु क्रमांक, जो दिख रहा है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक ही किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। तो जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, 6 होता है। और परमाणु क्रमांक ही एक प्रकार से प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है, उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। वही बात करें जो परमाणु द्रव्यमान होता है, तो परमाणु द्रव्यमान एक प्रकार से परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। साथियों, ये परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। देखिए, किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उसके केंद्रीय भाग में, यानी केंद्रीय भाग में क्या होता है, तो कार्बन का या फिर किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग में होते हैं साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी किसी भी परमाणु का जो एक प्रकार से द्रव्यमान होता है, उसके केंद्रीय भाग में निहित होता है। तो कहने का मतलब है कि जो परमाणु भार होगा साथियों, ये किससे किससे मिलकर बना होगा, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही योग होता है पूरा। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 6 और 6 मिलकर साथियों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो साथियों, ये है प्रोटॉनों की संख्या, और साथियों ये क्या है, ये है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है।
देखिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करें साथियों, जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा साथियों जी, इसका देखिए 1s2 होगा, 1s2, 2s2 और 2p2। 6 इलेक्ट्रॉन भरना, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 4 2 मिलके 6 इलेक्ट्रॉन हुए। देखिए ये रहा इसका पहला कोष, यानी पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा वाला कोष है, दूसरे वाले कोष में 2 और 2 मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी बाह्यतम कोष में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जो मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर साथियों क्या होता है, मैजिक नंबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैजिक नंबर देखिए तो ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये होता है मैजिक नंबर। तो देखिए इसका जो पहला वाला कोष है, यानी पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगले वाले कोष में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है साथियों, बाह्यतम कोष में है 2 और 2 मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन है। होने चाहिए 8 लेकिन है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कितना निकल के आएगा, 2 और 2 2 मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोष में इसके हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि जो कार्बन की एक प्रकार संयोजकता कितनी होती है। तो किसी भी परमाणु की जो संयोजकता होती है उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करती है। यानी बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की जो संयोजकता होगी साथियों कितनी होगी, कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी हो जाएगी 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कहने का मतलब है कार्बन अपने आसपास हमेशा 4 बंध द्वारा ही जुड़ा होगा, 4 बंधों द्वारा जुड़ा होगा। यानी कार्बन जो है अपने आसपास हमेशा कितने बॉन्ड, 4 बंध बनाएगा हमेशा ही। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखिए अब बात करते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन अपना अष्टक पूरा कैसे करता है। भाई कार्बन के बाह्यतम कोष में है 4 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता कितनी है, अष्टक जब तक पूरा नहीं होगा तब तक एक प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से ये स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अष्टक का एक प्रकार से अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है कार्बन। देखिए अब बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सहसंयोजी बंध क्या हो, सबसे पहले ये समझते हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हीं बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एक प्रकार से एकल सहसंयोजी बंध, और दूसरा है द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध जिसे हम लोग बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है त्रिसहसंयोजी बंध जिसे हम लोग प्रायः बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करें सबसे पहले कि एकल सहसंयोजी बंध क्या होता है। देखिए जब 2 परमाणुओं के मध्य, भाई एक बात समझना हमें, जब 2 परमाणुओं के मध्य परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी 2 परमाणु मिलकर कितने कितने एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, और एक मिलकर कितने हो जाएंगे, एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे। यानी जब 2 परमाणुओं के मध्य परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो वहां पर जिस बंध का निर्माण होता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल के माध्यम से। तो एग्जांपल में हम लोग उठाते, सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं साथियों हाइड्रोजन का। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन का जो ये वाला अणु बना है 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। ये जो हाइड्रोजन का अणु बना है साथियों 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है, और जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैजिक नंबर क्या कहता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो यानी बाह्यतम कोष में भी इसके एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाह्यतम कोष में इसे एक प्रकार से स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन है कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रयास करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेकर एक प्रकार से क्या करे? स्थायित्व प्राप्त कर ले। तो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? अपने पड़ोस वाले किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है साथी? हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रयास करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए और ये भी प्रयास करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए। तो दोनों प्रयास करेंगे। इस कंडीशन में दोनों जो परमाणु होंगे हाइड्रोजन के क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। अब ये लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। तो शेयरिंग में क्या होगा? देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख देंगे बीच में साझेदारी के लिए। अब बीच में रखेंगे साझेदारी के लिए। इस कंडीशन में अब होगी साझेदारी। देखिए ये वाला जो परमाणु है एक प्रकार से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये वाला जो परमाणु है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो साझेदारी में हमेशा जितना हक इस वाले एटम का होता है उतना हक इस वाले एटम के भी होते हैं, यानी दोनों का समान हक होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में। जो इसका है वो इसका है, जो इसका है वो इसका है। देखिए इस प्रकार क्या हुआ था? एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई। तो जब 2 परमाणुओं के मध्य परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो क्या होता है? वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? एक प्रकार से एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेंगे। तो साथियों ये होता है एक प्रकार से क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अब बात करते हैं इसका दूसरा एग्जांपल कोई देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं साथियों। दूसरे एग्जांपल में लेते हैं मीथेन को। दूसरा एग्जांपल कौन सा? दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं मीथेन। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 ये रहा कौन? मीथेन। ये है मीथेन। इसका नाम मीथेन कैसे पड़ा? जब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC तब समझेंगे। ठीक, देखिए मीथेन। अब मीथेन में क्या है? एक कार्बन है और इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक कार्बन में साथियों जुड़े हैं 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये रहा कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। 1 2 3 और 4। ये रहे 4 हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर हाइड्रोजन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन जो है, कार्बन के बाह्यतम कोष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। अब कार्बन को करना है अपना अष्टक पूरा, यानी कार्बन चाहे एक प्रकार से क्या चाहेगा कि इसके पास हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन, है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? अपने पड़ोस वाले किसी भी परमाणु से लेगा 4 इलेक्ट्रॉन। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी प्रयास करेगा इसके पास भी कितने? 1 इलेक्ट्रॉन आकर इसका भी एक प्रकार से जो बाह्यतम कोष पूरा हो जाए। यानी जो हाइड्रोजन है और कार्बन है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से क्या करेंगे? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की करेंगे साझेदारी। साझेदारी कैसे होगी? देखिए ये रहा कार्बन और चारों हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन और कार्बन, चारों हाइड्रोजन और कार्बन जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो साझेदारी में क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन रखेंगे बीच में। जो कार्बन है, कार्बन रखेगा अपना इलेक्ट्रॉन बीच में। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन है ये भी रख देगा अपना इलेक्ट्रॉन बीच में साझेदारी के लिए। और उसी प्रकार ये भी करेगा। उसी प्रकार क्या होगा? उसी प्रकार ये भी करेगा। उसी प्रकार ये भी करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा ये भी बीच में साझेदारी के लिए और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रख देगा। उसी प्रकार ये भी और उसी प्रकार ये भी। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे देखिए कैसे होगा। अब क्या होगा? देखिए हाइड्रोजन का बाह्यतम कोष पूरा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आवश्यकता कितनी थी हाइड्रोजन को? 1 से 2 आवश्यकता थी, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास साथियों बाह्यतम कोष में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो कार्बन है भाई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो प्रत्येक एटम पर या फिर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर सबका बराबर हक होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वही इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का भी है। अब क्या होगा देखिए, तो इस कंडीशन में ये रहा कार्बन के बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन के भी क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो अब देखिए इनसे मिलकर कितने इलेक्ट्रॉनों या फिर कितने बंध का निर्माण होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सिंगल बॉन्ड। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तब किसका निर्माण होगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार साथियों होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये था हाइड्रोजन का और ये था मीथेन का। अब बात करते हैं साथियों की द्वितीय युग्म सहसंयोजी बंध क्या होता है। जिस प्रकार था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड उसी प्रकार ये भी है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बस फर्क इतना है कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही थी और इसमें क्या होगा? दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो परिभाषा क्या है? जब दो परमाणुओं के मध्य परस्पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की, जब दो परमाणुओं के मध्य परस्पर कितने कितने दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, उस कंडीशन में जिस बंध का निर्माण होगा वही होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, द्वितीय युग्म सहसंयोजी बंध। तो इसे भी साथियों समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए उदाहरण इसमें कौन सा लेते हैं हम लोग? सबसे पहले उदाहरण इसमें लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन है, यानी कार्बन प्रत्येक जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक साथियों होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है साथियों 8, परमाणु क्रमांक होता है 8। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो पहला वाला कोष है, कार्बन के पहले वाले कोष में गए 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगले वाले कोष में। अगले वाले कोष में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है 8 होने चाहिए, है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। किससे साझेदारी करेगा? तो अपने पड़ोस वाले किसी परमाणु से साझेदारी करेगा। इसके पड़ोस में कौन बैठा है? तो साथियों इसके पड़ोस में बैठा है कार्बन। तो कार्बन के साथ क्या करेगी? साझेदारी। तो प्रत्येक ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो प्रत्येक ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में है साथियों 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके भी पास है 6 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन जो है, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन के बाह्यतम कोष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को चाहिए 8, कार्बन को चाहिए 8 और ऑक्सीजन को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? आपस में ये लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, और साझेदारी करेंगे तो क्या बनेगा? एक बंध का निर्माण होगा, और उसी बंध को हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका निर्माण होगा। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रख देगा बीच में साझेदारी के लिए ऑक्सीजन, और ये कार्बन भी क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा बीच में साझेदारी के लिए। उसी प्रकार इसमें भी होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा बीच में साझेदारी के लिए, ऑक्सीजन भी क्या करेगा? रखेगा साझेदारी के लिए। इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके भी पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहे। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी कैसे? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कार्बन, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? देखिए कार्बन में भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में भी हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, उसी प्रकार कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो इस कंडीशन में बनेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। कैसे होगा? देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण कर लेगा, उसी प्रकार ये वाला मिलकर एक बंध का निर्माण कर, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड निर्माण हुआ। तो साथियों ये होता है द्वितीय युग्म सहसंयोजी बंध, द्वितीय युग्म सहसंयोजी बंध। देखिए अब हम लोग समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में साथियों हम लोग लेते हैं एथीन। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एथीन। एथीन एग्जाम्पल देखिए, एथीन, और एथीन का सूत्र होता है C2H4, इसका नाम है साथियों एथीन, ये है एथीन। इसमें देखिए कसक डबल बॉन्ड होते हैं,
कार्बन कितने हैं साथियों? 2 कार्बन हैं। ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, और ये रहा एक कार्बन, और ये रहा दूसरा कार्बन। 2 कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, चौथा हाइड्रोजन ये रहा। अब देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन के बाह्यतम कोश में है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यानी प्रत्येक कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो आपस में क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, आपस में करेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। देखिए कैसे होगी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होगी? देखिए कार्बन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख देंगे दोनों बीच में साझेदारी के लिए, अपना इलेक्ट्रॉन रख देंगे दोनों बीच में साझेदारी के लिए। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। देखिए अब क्या होगा, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा बीच में साझेदारी के लिए। और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा साझेदारी के लिए, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा साझेदारी के लिए। उसी प्रकार दोनों के बीच में भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगी? दोनों के बीच में होगी साझेदारी। अब देखिए कैसे इसका अष्टक पूरा होगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके भी पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इसके भी पास कितने हो गए? 2। यानी प्रत्येक हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश हो चुका है पूरा, यानी एक प्रकार से क्या हुआ? तो एक प्रकार से हाइड्रोजन के स्थायित्व तो प्राप्त हो चुका है। अब बात है किसकी? अब बात करते हैं कार्बन की। देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार इसके भी बाह्यतम कोश में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों के एक प्रकार से क्या हुआ? दोनों का बाह्यतम कोश पूरा हो चुका है। देखिए हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड। जहां जहां एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो वहां पर किसका निर्माण होगा? सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। लेकिन जहां पे दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही वहां पर साथियों क्या होगा? वहां पर होगा डबल बॉन्ड, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। यानी एक एक मिलकर एक सिंगल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार साथियों होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। साथियों अब हम लोग बात करते हैं आगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, त्रिसहसंयोजी बंध क्या होता है। तो उसी प्रकार ये भी है, उसी प्रकार साथियों क्या है, उसी प्रकार ये भी है। इसमें क्या है, जब दो परमाणुओं के मध्य परस्पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, सिंगल वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड वाले में दो दो इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, दो परमाणुओं के मध्य या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होगी तो साथियों वहां पर बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल में, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं नाइट्रोजन, उदाहरण में लेते हैं नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का जो ये वाला अणु बना है दो नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। कितने, दो नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी नाइट्रोजन है, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक साथियों होता है 7। कितना होता है नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसके पहले वाले कोष में गए 2 इलेक्ट्रॉन, बचा आउटर मोस्ट यानी अगला वाला जो कोष है, अगले वाले यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। भाई पहले में 2 बचे कितने, 5, 5 2 मिलकर 7। तो इस प्रकार देखिए
बाह्यतम कोष में 5 आवश्यकता है 8 की, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉनों की करेंगे साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की करेंगे ये साझेदारी, यानी प्रत्येक नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये करेंगे साथियों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो कैसे होगी, देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसको भी आवश्यकता है 3 इलेक्ट्रॉनों की, इसे भी आवश्यकता है 3 इलेक्ट्रॉनों, क्या करेंगे आपस में करेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो इस प्रकार तीनों इलेक्ट्रॉन कर लेंगे साझेदारी। अब साझेदारी में देखिए क्या होगा, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। देखिए यहां पर क्या हुआ, एक एक मिलकर सिंगल, एक एक मिलकर सिंगल बॉन्ड, एक एक मिलकर सिंगल बॉन्ड, यानी जब 3 इलेक्ट्रॉनों के मध्य, यानी जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उस कंडीशन में साथियों क्या होगा, उस कंडीशन में बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उस कंडीशन में कौन सा बंध बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल, इसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। साथियों ये होता है कौन सा, त्रिसहसंयोजी बंध। अब हम लोग बात करते हैं साथियों, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, तो अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए नाम से ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये साथियों होते हैं 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित यानी सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, वो सब होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही साथियों हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या, एल्केन, एल्केन या पैराफिन इसे ही बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन या पैराफिन कहते हैं, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है साथियों CnH2n+2, CnH2n+2, ये होता है किसका, एल्केन का या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, सबसे पहला एग्जाम्पल है मेथेन। मेथेन यानी मेथेन में कौन सा बॉन्ड होगा, तो मेथेन में होगा साथियों सिंगल बॉन्ड। कैसे सिंगल बॉन्ड है मेथेन में, क्या है, एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, कार्बन के साथ कितने 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखें कितने बॉन्ड है, सब में कौन सा है, सब में, सबके बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। तो जिसमें भी होगा सिंगल बॉन्ड वो सब क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें भी होगा सिंगल बॉन्ड सब होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये होता है किसका, मेथेन का। अब वही बात करें एथेन का, तो एथेन में क्या है, देखिए देखिए कौन सा अगला है, एथेन है ना, एथेन। एथेन में क्या साथ है, 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, यानी सबके बीच में कौन सा बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, सब में है सिंगल बॉन्ड। जब जब भी सिंगल बॉन्ड होगा साथियों वो सब क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा बीच में मिल गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उस कंडीशन में वो होगा एक प्रकार से क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी जिसमें भी होगा सिंगल बॉन्ड वो होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो सब होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो परिभाषा देखिए क्या होता है साथियों, परिभाषा होती है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्वि या ट्रिपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, वही होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वही होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन। अब बात करते हैं कि जो एल्कीन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। साथियों एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, ये होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। और जो एल्काइन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2,
CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र और ये है एल्कीन का सामान्य सूत्र। देखिए जो एथीन है, एग्जाम्पल में क्या है एथीन, और एथीन को ही बोलते हैं एथिलीन या एसिटिलीन। एथीन है, एथीन को ही बोलते हैं एथिलीन, एथीन को ही बोलते हैं एथिलीन। देखिए एग्जाम्पल, इसका सूत्र होता है कार्बन कितने, दो कार्बन होते हैं इसमें, हाइड्रोजन कितने होते हैं 4 हाइड्रोजन, यानी C2H4 इसका होता है क्या सूत्र, C2H4 होता है सूत्र। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी इस वाले कार्बन जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, अभी कितने आवश्यकता है, तो 2 बॉन्ड हम लोग लगा देंगे, यानी प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये होता साथियों एथेन या फिर एथिलीन का सूत्र। और वहीं बात करें जो एल्काइन होता है, एल्काइन में एथाइन या फिर एसिटिलीन, जो एथाइन है एथाइन का सूत्र होता है C2H2, C2H2, यानी 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, हाइड्रोजन होंगे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, यानी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, कितने कमी, 3 की कमी है, यानी इसके बीच में वो कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब भी परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बोलेंगे, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सब क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग बोलते हैं प्रायः एल्केन या पैराफिन। देखिए हमारा अगला टॉपिक है सजातीय या समजातीय श्रेणी। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सजातीय या समजातीय श्रेणी। होमोलोगस सीरीज क्या होती है साथियों, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। वही क्या होगी, प्रतिस्थापित करने पर जिस श्रेणी के निर्माण होगा साथियों उसे हम लोग बोल देंगे सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी। और इस श्रेणी के आणविक सूत्रों में CH2 समूह का अंतर होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो क्रियात्मक समूह को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह एक रहा ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है, इसी प्रकार होता है एल्डिहाइड, ये क्रियात्मक समूह होता है। इसी प्रकार होता है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी एक प्रकार से क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसी तरह साथियों होता है एमीन NH2 समूह, ये सब होते हैं क्रियात्मक समूह, ये सब क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। तो कहा क्या गया है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, किसी पार्टिकुलर एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, वही क्या होती है, सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी होती है। देखिए एग्जाम्पल में इसे हम लोग साथियों समझते हैं दूसरी परिभाषा क्या होती है। तो दूसरी परिभाषा देखिए क्या होती है, अथवा में आप ये भी तैयार कर सकते हैं, अथवा में आप दूसरी परिभाषा भी देख सकते हैं कि जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र वह क्रियात्मक समूह सामान्य होता है तो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो जिस श्रेणी के निर्माण होता है उसे ही बोलते हैं सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं साथियों क्रियात्मक समूह समान होना, सामान्य सूत्र समान होना चाहिए। सामान्य सूत्र क्या है, समान। देखिए एल्केन, एल्केन में सब में सूत्र वही होता है ना। तो एल्केन, एल्केन का सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं साथियों मेथेन का, मेथेन। तो मेथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है, वो मेथेन, मेथेन है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं साथियों कौन सा, एथेन, मेथेन और एथेन। जो मेथेन होता है साथियों, मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, क्या होता है, CH4, ये होता है मेथेन। और वहीं बात करें जो एथेन है, तो एथेन का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, C2H6, C2H6, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH3, ये होता है साथियों एक प्रकार से एथेन का सूत्र, मेथेन और एथेन। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या होते हैं, सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं क्रियात्मक समूह और CH2 वाला हम लोग मात्रा देख लेते हैं, ये भी क्या होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल साथियों हम लोग लेते हैं मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये है मेथिल एल्कोहल। इसी में क्या आ जाता है, एथिल एल्कोहल CH3CH2,
OH, CH3 CH2OH, या फिर CH3 CH2 CH2OH। यानी जितने भी प्राथमिक अल्कोहल होंगे प्रायः मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ये सभी क्या होते हैं? सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। परिभाषा देखिए क्या बोल रही, परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि क्रियात्मक समूह सब में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें क्रियात्मक OH OH OH, यानी तीनों को जो क्रियात्मक समूह क्या है? सेम है। अब वही बात करें इसमें क्या है? CH2 समूह का अंतर होना चाहिए ना। देखिए इसमें क्या है? इसमें CH2 समूह एक्स्ट्रा है, इसमें एक CH2 समूह कम पड़ा, एक बचा, इसमें भी CH2 समूह क्या हुआ? कम पड़ा। यानी सब के बीच में एक प्रकार से जो CH2 है, CH2 का गैप है, तो CH2 गैप होने के कारण भी क्या हुआ? एक प्रकार सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी का सदस्य होगा। अब बात करते हैं कि सिर्फ अल्कोहल समूह लेंगे हम लोग, इसमें नहीं भैया, अल्कोहल के अलावा आप लोग एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह भी ले सकते हैं और NH2 समूह भी ले सकते हैं। यानी एक प्रकार से फर्क इतना यहाँ पे करना क्या है? HCHO या फिर CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO, यानी क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए और इनके बीच में प्रायः CH2 का गैप होना चाहिए, बस CH2 का गैप होना चाहिए। वही सब क्या होंगे? एक प्रकार से सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी के सदस्य होंगे। तो साथियों ये सब होते हैं क्या? तो ये एक प्रकार से ये सब होते हैं क्रियात्मक समूह। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं भैया क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इसके अलावा बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम में कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, सब उसी में हम लोग समझेंगे। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? कुछ रिएक्शन से साथियों, जैसे दहन। सबसे पहला टॉपिक है दहन। ये टिप्पणी में पूछा जाता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आ जाएगा दहन। तो कॉम्बुशन क्या होता है? अधिकांश ईंधन कार्बन तथा इसके यौगिक होते हैं, यानी जो जितने भी ईंधन होते हैं लगभग क्या होते हैं? या तो कार्बन होंगे वो, या तो फिर कार्बन के ही यौगिक होंगे। अधिकांश ईंधन कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं, जिनका ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर, जिनका ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होगा। नहीं समझे? एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। देखिए उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण में साथियों हम लोग लेते हैं कार्बन। कौन सा? कार्बन। कार्बन को हम लोग प्रायः कोयला से एक प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। कोयला है, कोयले को ऑक्सीजन, कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाना है, या फिर तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। प्लस यानी जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, और धुएं में कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रूप में धुआं निकलेगा। और जब कार्बन जलेगा तो क्या होगा? एक प्रकार से हीट निकलेगी, और हीट को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा, यानी ऊष्मा निकलेगी। और भैया जब ऊष्मा निकलेगी या फिर जब कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या होगा? इसमें एक प्रकार से ऊष्मा के साथ साथ क्या हमें प्राप्त होगा? प्रकाश भी तो प्राप्त होगा, प्रकाश भी क्या होगा? प्राप्त होगा। तो ये होती है साथियों दहन अभिक्रिया। ये क्या होती है? दहन अभिक्रिया। इस प्रकार संपन्न होती है दहन अभिक्रिया। दहन। देखिए नोट पॉइंट में क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि जितने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार से काले धुएं वाले पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, काले धुएं वाले पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। और क्या है देखिए इसमें, क्योंकि इनका पूर्ण दहन नहीं होता है। पीली ज्वाला क्यों उत्पन्न करते? क्योंकि इनका पूर्ण दहन नहीं होता है। पूर्ण दहन नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्या है? एलपीजी। एलपीजी एक प्रकार से ईंधन है, तो एलपीजी के अपूर्ण दहन के कारण, यानी पूरा दहन इसका नहीं होता है, अपूर्ण दहन काल जो खाना बनाने वाले पात्र होते हैं उनके प्रायः उनके जो पेंदे होते हैं, जो खाना बनाने वाले पात्र होते हैं उनके जो पेंदे होते हैं प्रायः क्या होते हैं? काले पड़ जाते हैं। किस कारण? क्योंकि उनका अपूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा? रबर। रबर है, टायर है, एक प्रकार से ये सब क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब इन्हें हम लोग जलाएंगे क्या होगा? एक प्रकार से काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ ये सब बहुत तेजी से जलते हैं, काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्यों उत्पन्न करते? क्योंकि इनका पूर्ण दहन नहीं होता, इसी कारण काले धुएं वाली
पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो साथियों अगला टॉपिक है योगात्मक अथवा संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया। साथियों ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ये भी आते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया। देखिए कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक नया उत्पाद बनाएंगे। अभिकारक क्या होते हैं, तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो क्रिया करते हैं, क्या होते हैं, जो क्रिया करते हैं, यानी जो पदार्थ क्रिया करके आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। जो पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वही सब क्या होते हैं, एक प्रकार से अभिकारक होते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग साथियों लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, आपस में हीट करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग हीट करेंगे तब प्राप्त होगा जल, और जल का सूत्र होता है H2O। H2O देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, डबल हैं, तो डबल ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे हम लोग करवा देंगे 2 से गुणा। अब हो गए ऑक्सीजन डबल, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए हम लोग कर देंगे इधर 2 से गुणा। तो इस प्रकार होती है साथियों योगात्मक अथवा संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, अगला टॉपिक है साथियों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, देखिए तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई परमाणु समूह अन्य किसी परमाणु समूह को प्रतिस्थापित कर देता है, वही सब होती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं साथियों। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कौन सा, क्लोरीनीकरण। एग्जाम्पल में लेते हैं क्लोरीनीकरण, तो मेथेन का करवाना है इसमें क्लोरीनीकरण, मेथेन का करवाना है क्लोरीनीकरण। देखिए क्लोरीनीकरण किसका, मेथेन का। तो साथियों मेथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, CH4, ये रहा मेथेन। मेथेन का करवाना है क्लोरीनीकरण, और क्लोरीनीकरण में किससे अभिक्रिया होगी, क्लोरीनीकरण में अभिक्रिया होगी क्लोरीन के साथ। भैया जो मेथेन है एक प्रकार से एल्केन है, और जब भी कोई एल्केन किसी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करेगा, यानी ये अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, तब क्या होगा, एक परमाणु जो होगा हाइड्रोजन का एक HCl को प्रतिस्थापित करेगा, निकल जाएगा बाहर, यानी हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl ग्रुप में निकल जाएंगे बाहर। जो एक क्लोरीन बचा है इस वाले क्या करेगा, इसमें देखिए क्या होगा, एक क्लोरीन का जो परमाणु होगा एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 3 हाइड्रोजन बचेंगे और एक हाइड्रोजन जगह कौन बैठ जाएगा, आकर क्लोरीन आकर बैठ जाएगा। कार्बन है, कार्बन है, यहां से निकलेगा एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बचेंगे यहाँ पे साथियों, बचेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और जो एक हाइड्रोजन गया यहाँ से उसकी जगह कौन लेगा, यहाँ से उठकर आएगा एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन आकर इसकी जगह ले लेगा। तो इस प्रकार बनेगा एक प्रकार से क्या, मेथिल क्लोराइड। अब देखिए बचा क्या है, एक हाइड्रोजन बचा है इधर का और एक क्लोरीन बचा है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बन जाएंगे HCl ग्रुप में बाहर निकल जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अब देखिए बचा क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बचा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में निकल जाएंगे HCl ग्रुप में बाहर। तो ये अभिक्रिया होती है कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये क्या बना साथियों, ये है एक प्रकार से मेथिल क्लोराइड, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, एक प्रकार के ये है हाइलो एल्केन भी हम लोग इसे बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड को। ये है मेथेन और ये है क्लोरीन, यानी जब भी मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाएंगे साथ इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा मेथिल क्लोराइड, और यही अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो साथियों अब वक्त हो चला है एक प्रकार से वीडियो को समाप्त करने का, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।